करेंगे। तो यहाँ पे हम बेसिक्स में सबसे पहले देखेंगे कि साल्ट्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट्स हम देखेंगे, जैसे सिंपल साल्ट क्या होता है, हमारा मिक्सड सॉल्ट क्या होता है, व्हाट आर डबल साल्ट्स एंड व्हाट आर कॉम्प्लेक्स साल्ट्स। तो यहाँ पे हम डिफरेंस करेंगे डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट की, जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा बेसिकली वहां तक पूछेंगे, फिर देखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन कौन सी चीजें हमें देखनी है। तो बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो लेक्चर स्टार्ट होगा दैट विल बी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लेक्चर 01। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज इसका पहला वाला लेक्चर, दैट्स लेक्चर 01। इसमें हम डिस्कस करेंगे साल्ट सबसे पहले। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो साल्ट्स की कहानी जानना जरूरी है। तो अगर मैं इन साल्ट्स को कैटेगराइज करूंगा ना, आई कैटेगराइज साल्ट्स इनटू 4 कैटेगरीज। साल्ट्स को मैं बेसिकली 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज करूंगा। सबसे पहली कैटेगरी जो आएगी दैट विल बी आवर सिंपल साल्ट। सबसे पहली कैटेगरी जिसकी मैं बात करूंगा दैट इज सिंपल साल्ट, सिंपल साल्ट की बात करूंगा। नंबर सेकंड, फिर मैं बात करूंगा मिक्सड साल्ट की, मिक्सड साल्ट क्या होता है, मिक्सड साल्ट की बात करूंगा। नंबर थर्ड, फिर मैं बात करूंगा डबल सॉल्ट की, यहाँ से बेसिकली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, डबल सॉल्ट की बात करूंगा। देन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करूंगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करूंगा। देन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करूंगा। मतलब 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट यूजुअली हमारे पास होते हैं। अगर हम सिंपल सॉल्ट की बात करेंगे ना, सिंपल सॉल्ट क्या होता है, जिसमें आपका एक केटाइन होगा और एक एनाइन होगा, दैट विल बी नोन एज सिंपल सॉल्ट। इसका जो कॉमन एग्जाम्पल है which we use in our day-to-day life, that is sodium chloride, NaCl. This is an example of simple salt. इसमें में आपको मिलेगा एक simple cation, एक simple anion मिलेगा। Such type of salts which contain simple cations and simple anions, they are known as which contain one cation and one anion, they are known as simple salts। और इसका डिस्कशन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं होगा। नंबर सेकंड हमारे पास होगा मिक्सड साल्ट। अब मिक्सड साल्ट क्या होगा, जहाँ पे आपको एक मोर देन वन कैटाइन होंगे और एनाइन एक होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास Na है एंड मेरे पास पोटेशियम है, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट। लेट अस सी, मेरे पास ये टाइप ऑफ सॉल्ट है, सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट मेरे पास है, दिस इज द टाइप ऑफ सॉल्ट। तो इस साल्ट में अगर आप देखोगे ना, एक कैटाइन है और ये भी कैटाइन है, मतलब मोर देन वन कैटाइन्स आर देयर बट यू हैव ओनली वन एनाइन ओवर देयर। इस टाइप ऑफ साल्ट को कहेंगे मिक्सड साल्ट। इसका भी डिस्कशन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बिल्कुल नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में किसका डिस्कशन होगा, कॉम्प्लेक्स साल्ट का। लेकिन बात ये बनती है कि कॉम्प्लेक्स साल्ट और डबल साल्ट को पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर मैं डबल साल्ट की बात करूंगा, डबल साल्ट किसे कहते हैं, इसकी एग्जाम्पल्स देते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है डबल साल्ट की, पोटैश एलम। वन ऑफ द फेमस एग्जाम्पल इज पोटैश एलम। तो पोटैश एलम की बात करेंगे, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पोटैश एलम। पोटैश एलम की फार्मूला है कि 2SO4 पोटेशियम सल्फेट, Al2SO4 होल थ्राइस अल्यूमिनियम सल्फेट 24 टाइम्स वाटर। ये हमारे पास बनता है अल्यूमिनियम पोटैश एलम का फार्मूला, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24 टाइम्स वाटर, इजंट इट। ये पोटैश एलम का फार्मूला बनता है। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसको हम कार्नालाइट कहते हैं, कार्नालाइट। कार्नालाइट इज वन मोर एग्जांपल ऑफ डबल साल्ट। फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे आखिर इनको डबल साल्ट क्यों कहते हैं, आखिर ये क्यों डिफर होते हैं फ्रॉम कॉम्प्लेक्स साल्ट। और उसके बाद ही हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का मतलब सिलेबस स्टार्ट होगा, दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का सिलेबस स्टार्ट होगा। कार्नलाइट की बात करेंगे, कार्नलाइट किसका साल्ट होता है, KCl होता है। इसमें MgCl2 होता है और इसमें हमारे 6 टाइम्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारा जो डबल साल्ट होता है, व्हाट इज डबल साल्ट, विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन साल्ट। ये एक साल्ट है, दिस इज वन मोर टाइप ऑफ द साल्ट। मतलब डबल साल्ट में मोर देन वन टाइप ऑफ साल्ट होता है। यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे एक साल्ट है, MgCl2 is one more salt। मतलब that type of salt is in which you have more than one type of salt। For example यहाँ पे दो टाइप ऑफ salts हैं, K2SO4 and Al2SO4 whole thrice। यहाँ पे KCl and MgCl2, इनको कहेंगे डबल salts। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करूंगा, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूंगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। लेट मी टेक द एग्जांपल K3FeCN होल 6। ऐसा टाइप ऑफ कंपाउंड अगर आएगा ना, दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब डिफरेंशिएट करेंगे
डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को या कॉम्प्लेक्स साल्ट को, इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, देखेंगे आखिरकार के डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या क्या डिफरेंसेस है। उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, हमें इस वाले पार्ट से डील करना है, कॉम्प्लेक्स साल्ट से डील करना है। इसलिए अभी मैं नहीं कहूंगा कि ये वाली चीज क्या है। तो हम पहले इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसकी इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, उनको हम कैसे, उनको हम मतलब उनका डिस्कशन हम कैसे करेंगे आगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो स्टार्ट करते हैं, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट में आखिर क्या चीज, क्या क्या डिफरेंसेस होती है। हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा डबल सॉल्ट, ये मेरा डबल सॉल्ट है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप मैं इसको बोलूंगा। यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसको बोलूंगा या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलूंगा। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। लेट अस से ये मेरे पास सॉल्वेंट है, यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया है, इसमें मैंने एक सॉल्वेंट लिया है, कोई भी सॉल्वेंट इसमें लिया है, लेट अस से वाटर लिया है। तो ये क्या है, ये मेरा सॉल्वेंट है, दिस इज सॉल्वेंट। स्पीकर में मैंने लिया है सॉल्वेंट। अब इस सॉल्वेंट में मैं डबल साल्ट को ऐड करूंगा। तो इस बीकर में, इस सॉल्वेंट में मैंने क्या डाला, मैंने यहाँ पे डबल साल्ट डाला, आई राइट डबल साल्ट डी साल्ट। तो डबल साल्ट सॉल्वेंट में डालने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो मेरा डबल साल्ट है ये डेसोसिएट होता है कंप्लीटली, मतलब जो डबल साल्ट मेरा है, जब मैं इसमें को किसी सॉल्वेंट में डालूंगा, इट डेसोसिएट्स कंप्लीटली, डबल साल्ट डेसोसिएट्स कंप्लीटली, डेसोसिएट्स कंप्लीटली, ये कंप्लीटली डेसोसिएट होता है। अब व्हाई इट डेसोसिएट्स कंप्लीटली, ये पहली बात होगी कि आखिर डबल साल्ट कंप्लीटली डेसोसिएट क्यों होता है। तो फॉर एग्जांपल, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, ये जो मेरा डबल साल्ट था, लेट अस से इट्स कार्नलाइट, तो कार्नलाइट मेरा क्या होता है, KCl, उसके साथ होता है MgCl2, एंड उसके साथ होता है 6 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जब भी मैं इसको सॉल्वेंट में डालूंगा, लेट अस से मैंने इसको सॉल्वेंट में डाला, दिस इज वाटर, इस वाटर में मैंने इसको डाला, लेट अस से वाटर इज अ सॉल्वेंट ओवर हियर। तो बेसिकली क्या होगा, ये डेसोसिएट होगा कंप्लीटली इनटू आयन्स, मतलब यहाँ पे आपको मिलेंगे के पॉजिटिव के आयन्स भी, यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड ब्रेक होगा, के प्लस आयन्स भी मिलेंगे, Cl माइनस आयन्स भी मिलेंगे, Mg2 प्लस आयन्स भी मिलेंगे। अब हम कहाँ से देखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाले आयन्स भी मिलते हैं, ये वाले आयन्स भी मिलते हैं, और ये वाले आयन्स भी मिलते हैं, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ आयन्स मिलते हैं। इसके लिए हम टेस्ट्स करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे टेस्ट्स करेंगे, जिस टाइप ऑफ सॉल्ट गिव्स टेस्ट्स फॉर ऑल टाइप ऑफ इट्स आयन्स, दैट्स पोटेशियम आयन्स, क्लोराइड आयन्स, मैग्नीशियम आयन्स, मतलब इट शोज टेस्ट्स, it shows tests, double salt shows tests for all its ions। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा साल्ट है, जब हमने जब उस साल्ट को किसी सॉल्वेंट में डाला, तो उसके बाद वो सॉल्ट जो है दैट डेसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू आयन। इसका मतलब ये है कि साल्ट की जो प्रॉपर्टी थी वो लॉस हो गई सॉल्वेंट में, है ना, मतलब उसकी प्रॉपर्टी रिटेन नहीं होती है। क्यों, बिकॉज वो डेसोसिएट होता है इनटू कंप्लीटली इनटू आयन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करेंगे, लेट अस टेक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये मेरा सॉल्वेंट है, यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सॉल्वेंट में डालूंगा, ये मेरा सॉल्वेंट है, और इसमें मैंने डाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, लेट्स से K4FeCN6, इस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को मैंने साल्ट इस सॉल्वेंट में डाला। ये क्या है, ये मेरा सॉल्वेंट है। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे जो मेरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या जो मेरा कॉम्प्लेक्स साल्ट है, इट डज नॉट डेसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयन्स, तो नो डेसोसिएशन, नो कंप्लीट डेसोसिएशन। तो बेसिकली कंप्लीटली डेसोसिएट नहीं हुआ, नो कंप्लीट डेसोसिएशन, कंप्लीट डेसोसिएशन नहीं होता है, नो कंप्लीट डेसोसिएशन, इसका डेसोसिएशन नहीं होता है कंप्लीटली। तो वाई, बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो साल्ट मेरा था K4FeCN6, ये साल्ट जब मैंने किसी सॉल्वेंट में डाला, फॉर एग्जाम्पल वाटर में डाला, तो इट ब्रेक्स डाउन इंटू K4, मतलब 4 टाइम्स K प्लस, नॉट K4, 4 टाइम्स K प्लस, मतलब इट गिव्स मी पोटेशियम आयन्स, प्लस इट गिव्स मी FeCN6, इजंट इट, 4 माइनस। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा कि मुझे पोटेशियम का तो टेस्ट मिलता है, लेकिन मुझे यहाँ पे इस साल्ट को, जब मैं कॉम्प्लेक्स साल्ट को सॉल्वेंट में डालता हूँ, तो मुझे क्या नहीं मिलता है, मुझे आयरन का टेस्ट नहीं मिलता है, आयरन आयन का टेस्ट नहीं मिलता है।
मुझे साइनाइड आयन का टेस्ट नहीं मिलता है, ये वाले आयन का टेस्ट मुझे यहाँ पे नहीं मिलता है, isn't it? तो मतलब इट डज नॉट शो टेस्ट फॉर ऑल इट्स आयन्स। तो व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या होगा? ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में यहाँ पे बनाया ना, इसका मतलब ये अलग अलग आयन्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दिस एग्जिस्ट एज अ कॉम्प्लेक्स, तो दैट्स व्हाई द नेम इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा, इसलिए इन टाइप ऑफ साल्ट्स में हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स पार्ट, इसलिए इन टाइप ऑफ कंपाउंड्स को कहेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, और उन्हीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहेंगे। व्हाई? बिकॉज मोस्टली दीज आर फॉर्मड बाय, मोस्टली आई एम नॉट सेइंग कि 100%, मोस्टली दीज आर फॉर्मड बाय ट्रांजिशन मेटल आयन्स। क्लियर ये बात कि वाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहा जाता है? बिकॉज यहाँ पे आपको सारे टेस्ट नहीं मिलेंगे, कुछ पार्ट जो है दैट रिमेन्स इंटैक्ट, दैट रिमेन्स एज कॉम्प्लेक्स, तो वहां पे डेसोसिएशन नहीं होगा, आपको टेस्ट नहीं मिलेंगे। सो दिस पार्ट जो हमारे पास एज कॉम्प्लेक्स रहा, इन वाले कंपाउंड्स को कहेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। क्लियर? मतलब यहाँ पे आपको टेस्ट ऑफ ऑल आयन्स नहीं मिलेंगे, इट डज नॉट शो टेस्ट फॉर ऑल इट्स आयन्स, इजंट इट? तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारे अयानस हैं वो सारे अयानस टेस्ट शो नहीं करेंगे, आयरन आयन नहीं मिलेगा, साइनाइड आयन नहीं मिलेगा, जो इंटैक्ट पार्ट रहेगा उसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स पार्ट। अब आते हैं अपने क्लास पे, जो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसको डिस्कस करना है। तो डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलो, जो भी आपके दिल में अच्छा लगेगा, जो भी आपको, जब भी आपके मन को अच्छा लगे वो बोलो। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलो। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर मैं ओवरव्यू बनाऊंगा ना, तो कैसा है मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ इस तरह का था, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में कुछ था, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर यहाँ पे कुछ था, या स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर यहाँ पे कुछ है। लेट अस से यहाँ पे कुछ आयन्स प्रेजेंट थे और यहाँ पे कुछ आयन्स प्रेजेंट है। ये जो मेरा पार्ट है ना, विच लाइज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाला पार्ट है ना, उसको हम कहते हैं आयोनिक स्फीयर, दिस इज नोन एज आयोनिक स्फीयर। आयोनिक स्फीयर मतलब यहाँ पे जो स्फीयर है ना, उसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी? उसमें आयोनिक बॉन्डिंग होगी। ये जो वाला पार्ट है ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, इसमें आपकी आयोनिक बॉन्डिंग होगी। और ये जो पार्ट है ना, दिस इज आल्सो आयोनिक पार्ट, आयोनाइजेबल स्फीयर भी आप इसको बोल सकते हो। दिस इज आल्सो आयोनाइजेबल, लेट मी राइट ओवर हियर, आयोनाइजेबल स्फीयर और आयोनिक स्फीयर। और इस पार्ट में भी कौन सी बॉन्डिंग होगी? इस पार्ट में भी यू विल फाइंड आयोनिक बॉन्डिंग। लेकिन ये वाला पार्ट जो है विच लाइज विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यहाँ पे आपको मिलेगा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, यहाँ पे आपको मिलेगा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या होता है? अभी आप आगे आगे चलोगे, यू विल सी इट्स अ टाइप ऑफ, एक्चुअली इट्स अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कुछ अलग नहीं होता है, बेसिकली आजकल कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड ही कहा जाता है ना। तो ये जो कोऑर्डिनेशन से पेयर है ना, इसमें क्या होता है? इसमें हमारा मेटल होगा, तो यहाँ पे मेटल एटम होगा या मेटल आयन। इस मेटल एटम को कहेंगे सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, इसमें एक तो हमारा सेंट्रल मेटल रहेगा, विच इन मोस्ट केसेस 99% केसेस क्या होगा? आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशनल एलिमेंट। ट्रांजिशनल एलिमेंट यहाँ पे होगा। ट्रांजिशनल एलिमेंट मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट होगा, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट होगा, या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बगैर कुछ नहीं होगा। लेंथेनॉइड्स भी हो सकते हैं, एक्टिनॉइड्स भी हो सकते हैं, बट हम यहाँ पे मेनली डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन मेटल एटम को। और यहाँ पे इस ट्रांजिशन मेटल एटम के साथ अटैच होंगे कुछ डोनर एटम्स। डोनर एटम्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे टू सेंट्रल मेटल एटम, और इनको हम कहते हैं लाइगेंड्स, दीज आर नोन एज लाइगेंड्स, इनको कहते हैं लाइगेंड्स। तो लाइगेंड्स क्या है? लाइगेंड्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। और सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम लाइगेंड्स। तो अगर हम बोलेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है या सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन से पेयर में विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने जो मेटल एटम लिखा ना, दैट इज नोन एज सेंट्रल मेटल एटम।
अब सेंट्रल क्यों बोलते हैं? बिकॉज लाइगेंड्स इसके साथ अटैच होते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस, है ना। तो सेंट्रल मेटल एटम क्यों एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, ये पहली बात दिमाग में आती है। व्हाई सेंट्रल मेटल एटम एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लाइगेंड्स? बिकॉज ये जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है ना, इसके पास होंगे वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ना। क्यों होंगे वैकेंट डी ऑर्बिटल्स? ये हमें थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दैट इज बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो हमें बताएगा। हाल फिलहाल हम याद रखेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम के पास होंगे वैकेंट ऑर्बिटल्स, और उन वैकेंट ऑर्बिटल्स पे ये एक्सेप्ट करेगा, क्या एक्सेप्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन। कहाँ से करेगा? जो डोनर एटम होगा। अब डोनर एटम कौन सा होगा? डोनर एटम हमारा लाइगेंड होगा। अब ये डोनर एटम जो लाइगेंड है ना हमारे पास, जिसको मैंने एल एन से लिखा, एन का मतलब नंबर ऑफ लाइगेंड्स कितने होंगे। अब ये जो मेरा लाइगेंड है ना, मतलब एल एन, ये क्या हो सकता है? ये इलेक्ट्रॉन डोनर हो सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन डोनर होगा जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या विच इज नेगेटिवली चार्ज। मतलब अगर किसी लाइगेंड के पास नेगेटिव चार्ज होगी तब वो इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब अपनी नेगेटिव चार्ज को डोनेट करेगा टू द मेटल एटम। नेगेटिव चार्ज इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन, है ना। या अगर उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लाइक हमारे पास अमोनिया है, वी नो अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टू द सेंट्रल मेटल एटम, हेंस विल फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली क्या होता है? व्हेन ओनली वन एटम डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। या अगर ये हमारा नेगेटिवली चार्जेड, फॉर एग्जांपल Cl माइनस, नेगेटिवली चार्जेड लाइगेंड होगा, तब भी ये क्या करेगा? अपनी नेगेटिव चार्ज को डोनेट करेगा टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। और ये जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन है ना, इट विल एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, और इट विल एक्सेप्ट दिस नेगेटिव चार्ज। वाई? बिकॉज इसके पास होंगे वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। क्लियर बात हुई? सिंस ट्रांजिशन मेटल्स के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द लाइगेंड्स, दैट्स व्हाई दे एक्ट एज सेंट्रल मेटल आयंस। आई होप कि ये बेसिक वाला पार्ट जो मैंने आपको बोला, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, लाइगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन सेफेयर क्या होता है, या आयनाइजेशन सेफेयर क्या होता है। चलो इन दोनों की हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, कि अगर यहाँ पे हमारा आयन होगा तो कौन सी एग्जाम्पल लेंगे, और अगर यहाँ पे हमारा आयन होगा तो कौन सी एग्जाम्पल लेंगे। लेट मी टेक टू एग्जाम्पल्स और हियर, दो एग्जाम्पल्स में लूंगा। एक साइड में रखूंगा यहाँ वाले आयोनिक सेफेयर में कोई आयन, और दूसरी बार में रखूंगा इस वाले आयोनिक सेफेयर में कोई आयन। तो लेट मी टेक द एग्जाम्पल में लूंगा, तो मेरे पास ये वाली एग्जाम्पल है K4Fe CN6, है ना। ये जो पार्ट है ना, ये आयोनिक पार्ट है, इसी को मैंने कहा था आयनाइजेशन सेफेयर। और ये जो मेरा पार्ट है ना, ये कम्प्लेक्स पार्ट है, और इसको मैं बोलूंगा कोऑर्डिनेशन सेफेयर और कम्प्लेक्स सेफेयर, है ना। अब इस वाली की एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कंपाउंड है कोबाल्ट NH3 होल 6 Cl3, ये मेरे पास एक और कंपाउंड है। ये जो पार्ट है ना, दिस इज आयनाइजेशन सेफेयर, इसलिए मैंने यहाँ पे भी सर्कल दिखाया, यहाँ पे भी सर्कल दिखाया, कि या तो ये यहाँ हो सकता है और इट कैन बी ओवर हियर, है ना। तो दोनों केस में हम क्या कहेंगे? आयनाइजेबल सेफेयर है, मतलब इसमें आयोनिक बॉन्ड होती है और ये ब्रेक डाउन होता है इन द फॉर्म ऑफ आयन्स। ये चीज हम निकाल सकते हैं बाहर, है ना। तो ये आयोनिक सेफेयर है, इसमें होगा आयोनिक बॉन्ड। ये कौन सा पार्ट है? ये कोऑर्डिनेशन सेफेयर है, और इसमें हमारा होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर हुई ना बात? अब पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि वाई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट। क्यों हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आखिर पढ़ते हैं? यू माइट हैव हर्ड अबाउट, आपने पढ़ा होगा हीमोग्लोबिन के बारे में, आपने पढ़ा होगा विटामिन B12 के बारे में, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे जान लो। आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में, पढ़ा होगा ना क्लोरोफिल के बारे में, क्लोरोफिल के बारे में, है ना। तो हीमोग्लोबिन के बारे में अगर पढ़ा नहीं होगा, तो हीमोग्लोबिन में बेसिकली हमारा जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, दैट सेंट्रल मेटल आयन इज आयरन। आयरन होता है सेंट्रल मेटल आयन। विटामिन बी ट्वेल्व में यू विल फाइंड कोबाल्ट, इसमें कोबाल्ट होता है, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। सी, आपको पता होगा कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। सिंस ये चीजें इंपॉर्टेंट है, और इनमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, और उनमें ट्रांजिशन मेटल आयन्स प्रेजेंट होंगे, और ये तीनों मेटल आयन्स क्या करेंगे? एक्ट, दिस विल एक्ट एज सेंट्रल मेटल आयन, एंड दिस विल एक्ट एज सेंट्रल मेटल आयन,
this will act as central metal ion, है ना. तो that's why coordination chemistry becomes important, because हमारी जो बेसिक नीड्स हैं they depend upon the coordination compounds. मैंने तीन ही एग्जांपल यहाँ पे ले ली. You can see और मैंने हीमोग्लोबिन लिखा. You can take the compound of copper. कॉपर का ले सकते हो जिसको आप बिल्लू बिल्लड भी कहीं कहीं कहते हैं. हीमोसाइन के नाम से जाना जाता है ना. कॉपर ऑक्साइड, कॉपर जिंक डिस्म्यूटेस एंजाइम, मतलब बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जिनमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे ट्रांजिशन मेटल आयन्स. दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन योर लाइफ, है ना. तो दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टडी द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो सबसे पहले अगर हम टेक्स्ट देखेंगे ना, अब हमारी टेक्स्ट में ये वाला पहला पैरा है जिसमें लिखा है हीमोग्लोबिन के बारे में, विटामिन बी 12 के बारे में, क्लोरोफिल के बारे में. वो जो इंट्रोडक्शन मैंने दी वो आपको अलग से पढ़नी है. इसके बाद हमारी टेक्स्ट में होगा वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. बट बिफोर गोइंग टू द वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आई लेट यू नो कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, और हमारे पास कौन कौन से टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे. मतलब इनमें हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या हो सकता है. कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी हो सकता है. इवन मोर देन 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 8, कोऑर्डिनेशन नंबर 10, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 दे हैव बीन फाउंड. और वो भी हमारे पास होते हैं. बट अगर नीट और जेई की बात करेंगे तो हमें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक, दैट्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस तक. उससे आगे बढ़ेंगे तो वो आईआईटी जेएम का सिलेबस बनेगा, है ना. तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज डू शेयर विथ योर लाउड वंस. तो नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं विद द कंसेप्ट कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्स है ना उसके बेसिक्स डिस्कस करेंगे. विल सी हाउ टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर. एंड इन द नेक्स्ट क्लास we'll study Werner's theory of coordination compounds. Thank you for watching this video.